Welcome everyone to my YouTube channel and you are watching the playlist of Pharmaceutics Part 1। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, जिसका हमने जो है वो काफ़ी पोर्शन जो है वो कर लिया था। उसमें हमने सरफेस टेंशन देखी थी, ठीक है, इसकी जो है वो क्या डेफिनेशन होती है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होती है, ठीक है, और अल्टीमेटली जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इसको अफेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने जो है वो विस्कोसिटी के बारे में देखा था कि विस्कोसिटी क्या होती है, ठीक है, विस्कोमीटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से विस्कोमीटर्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, वो किस तरह से यूज़ हो रहे हैं। तो मेजरली जो है वो कौन से फैक्टर्स हैं जो विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी को जो है वो अफेक्ट करते हैं, और अल्टीमेटली जो है वो क्या क्या एप्लीकेशंस हैं सरफेस टेंशन की और विस्कोसिटी की इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी एंड एट इंडस्ट्रियल स्केल। तो आज के लेक्चर में हम जो है वो चैप्टर 5 को ही कंटिन्यू करेंगे, और इसमें जो है वो हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है आयोनाइजेशन का, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन, ठीक है। तो न्यूट्रली चार्ज पार्टिकल जो है वो अपने आप को आयंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, उस पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, उस पर नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है, ठीक है। वो हम आगे देखते हैं कि प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, और अल्टीमेटली जो है वो पॉजिटिव चार्ज आने के बाद कैटाइन और एनाइन जो है वो क्या होते हैं। तो आयोनाइजेशन के चैप्टर में हम जो है वो पहले देखते हैं कि हमारे पास एटम क्या होता है। एटम क्या होता है, एटम जो है वो हमारे पास इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो एटम से मिलके बनी है। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी चीज़ का, किसी भी मॉलिक्यूल का, वो जो है वो हमारे पास एटम है। तो एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मींस अनडिवाइडेबल, कि एक ऐसी चीज़ जो इतनी समाल है कि अब इसको जो है वो आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो कोई भी चीज़ जो आपको नज़र आती है वो अल्टीमेटली जो है वो एटम्स से मिलके बनी होती है। तो एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी चीज़ का, तो वो जो है वो अनडिवाइडेबल है, इसको मजीद हम जो है वो किसी भी चीज़ में डिवाइड नहीं कर सकते। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल न्यूक्लियस। अब जो चीज़ें आपको जो है वो याद रखने वाली कि इसमें जो है वो एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम में, कंटेनिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उस न्यूक्लियस में जो है वो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, एंड आउटर शेल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो होता क्या है हमारे पास कि ये जो है वो हमारे पास एक एटम है, ठीक है, पूरे का पूरा एक एटम है। अब इसमें जो है वो ये सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस में हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन्स भी हैं, इस न्यूक्लियस में हमारे पास जो है वो प्रोटॉन्स भी हैं। तो जो है वो न्यूट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अलावा जो है वो हमारे पास अब इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये जो रोटेटिंग जो है वो ऑर्बिट्स से नज़र आ रहे हैं हमें, जो है इनको हम कहते हैं शेल्स, ठीक है। ये इनर शेल है, ये आउटर शेल है। अगर इसके बाहर जो है वो कोई शेल होगा तो वो आउटर मोस्ट शेल होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो शेल्स हैं। तो इन शेल्स में जो है वो जो हमारे पास जो है वो एटम का जो पोर्शन इसमें रिवॉल्व करता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन शेल्स में हमेशा जो है वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली हमारे पास न्यूक्लियस में जो है वो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो है वो चीज़ें मिलके हमारे पास जो है वो ओवरऑल क्या बनाती हैं, एटम बनाती है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास जो है वो प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग नो चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज ऑन देम, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन जो है वो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल से, न्यूट्रॉन जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, उन पे जो है वो कोई चार्ज नहीं होगा। और अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल्स में ये जो है वो हमारे पास आउटर शेल्स में ट्रेवल कर रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो उसको बैलेंस बना के रखा हुआ है, और अल्टीमेटली जो है वो इसको सेटिस्फाइड रखते हैं। जब ये बैलेंस नहीं रहता तो तब जो है वो ये कैटाइंस और एनाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो हम आगे जाके देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो अभी तक के लिए हमने क्या याद रखना है कि हमारे पास जो है वो एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का। तो एटम को जो है वो हम डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर। एटम जो है वो उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, उसकी साइड्स पे जो है वो आउटर शेल्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से प्रोटॉन हमारे पास जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। और आउटर शेल्स में हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व करते रहते हैं और वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। सो दीज ऑल आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, के ये सारे जो हैं वो किसी भी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो फर्दर हमारे पास जो है वो अगर हम आयन की बात करें तो वो क्या होता है कि आयन, एनी चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयन,
कि हमारे पास जो है वो लेट्स सपोज एक न्यूट्रल जो है वो एटम था, तो उसने जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, या किसी जो है वो साथ वाले जैसे अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लिया, तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव जो है वो चार्ज पैदा होगा। तो कोई भी चीज़ जिसमें चार्ज पैदा हो जाए उसको हम जो है वो क्या कह सकते हैं, आयन कह सकते हैं। ठीक है, इट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। तो केटाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज आयन होता है। ठीक है, वो वाला आयन जो पॉजिटिवली चार्ज हो उसको हम कहते हैं केटाइन। व्हेन एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, जब हमारा एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है अपने आउटर मोस्ट शेल से। ठीक है, अपने जो आउटर शेल्स हैं वहां से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, लूज करता है। फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल कैटाइन इज प्रोड्यूस्ड, कि कैटाइन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है तो वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली लूज करना का मतलब कोई चीज डोनेट करना, कोई चीज देना, तो देने वाला जो है वो उसको हम क्या कह सकते हैं कि पॉजिटिव। सो हमारे पास जो है वो जो पॉजिटिवली चार्ज है वो कैटाइन, और जो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, जो व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, कि कैटाइन ने जो है वो एक एटम जो है वो लूज किया, किसी और एटम को दिया, तो वो एटम जो कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो ये आउटर मोस्ट शेल में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर तो इसको जो है वो डोनेट करें तो हमारे पास जो है वो ये एटम क्या कहलाएगा, कैटाइन। ठीक है, तो अगर जो है वो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और उसको सेटिस्फाई करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं से लिया जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको हम क्या कहेंगे, एनाइन। ठीक है, तो जो देने वाला हाथ है, डोनेट करने वाला हाथ है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिवली चार्ज है। और जो लेने वाला हाथ है, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर रहा है, ले रहा है किसी नेबरिंग जो है वो एटम से, तो वो हमारे पास जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो है वो हमारे पास एनाइन, व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम, एनाइन नेगेटिवली चार्ज एटम इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जिस पे कोई ना कोई चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको हम क्या कहते हैं, आयन। और अगर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम क्या कहेंगे, कैटाइन, और अगर नेगेटिवली चार्ज है तो उसको हम क्या कहेंगे, एनाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। तो आयोनाइजेशन जो है वो हमारे पास क्या होती है, आयोनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल्स बाय द रिमूवल और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट सम चार्ज। ठीक है, कि हमारे पास जो है वो एडिशन या रिमूवल की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम्स जो हैं वो किसी आयंस में कन्वर्ट हो जाएं, किसी जो है वो चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएं, तो उसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन। इन दिस प्रोसेस एटम एक्वायर्स नेट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऑन इट। ठीक है, ये हमारी बुक में जो है वो थोड़ा सा मिसिंग है, तो इसमें जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो दोनों आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो क्या होगा, अगर जो है वो एटम डोनेट कर रहा है या किसी को जो है वो गिव अवे कर रहा है एक अपना जो है वो आउटर मोस्ट शेल से कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो वो जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, उसको हम कैटाइन कहेंगे। और अगर कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है या गेन कर रहा है, तो उसको हम जो है वो नेगेटिवली चार्ज जो है वो एनाइन कहेंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो आयोनाइजेशन के प्रोसेस को जो है वो करवाने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो हमारे पास जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एटम से रिमूव करवाने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, अब हमने तो कह दिया कि जी एक इलेक्ट्रॉन, एक जो है वो एटम अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेगा, तो उसको जो जिस एटम ने जो है वो उसको रिसीव करना है, तो उसको जो एनर्जी चाहिए उसको जो है वो अपनी तरफ खींचने के लिए या रिक्वायर उसको जो है वो रिमूव करवाने के लिए, तो वो हमारे पास जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो थॉमसन, जे थॉमसन ने जो है वो इसमें कंडक्ट किया था 1897 में। ठीक है, तो इसी एक्सपेरिमेंट की बेस पे जो है वो बाद में हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्कवर हुए थे। ठीक है, इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, जे थॉमसन ने जो है वो फेमस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज एट वेरी लो प्रेशर। ठीक है, तो लो प्रेशर रख के वोल्टेज जो है उसका हाई रख के, तो उसमें से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास की थी एक डिस्चार्ज ट्यूब से। द प्रेशर ऑफ एयर इन द डिस्चार्ज ट्यूब वाज रिड्यूस्ड टू 0.001 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, कि इतना जो है वो mmHg, कभी आपने जो है वो सुना हो, इसमें हमारे पास जो है वो मर्करी का जो साइन होता है, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी,
ये साइन जो है वो हमें ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए भी यूज़ करते हैं कि 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है वो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। तो 0.001 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या 0.001 mmHg जो है वो इतना हमने जो है वो प्रेशर ऑफ एयर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है वो रिड्यूस किया। एंड हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू इलेक्ट्रोड्स, तो इलेक्ट्रोड को जो है वो हम एक हाई वोल्टेज करंट प्रोवाइड करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through the discharge tube, ions of given gas produce, some ion carry negative charge and some are neutral, creating a condition of ionization। कि डिफरेंट जो है वो फिर आयंस प्रोड्यूस होते हैं जैसे ही हम जो है वो हाई वोल्टेज करंट को पास करते हैं, और अल्टीमेटली जो है वो उसमें से कुछ आयन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो होते हैं और कुछ जो है वो न्यूट्रल होते हैं। और ये जो है वो नेगेटिवली चार्ज की वजह से जो है वो हमारे पास क्या बनता है, आयनाइजेशन का प्रोसेस बनता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जो है वो हम आयनाइजेशन कहते हैं कि हमारे पास जो है वो आयंस की फॉर्मेशन होना। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो। और इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिमूव करवाने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन के, आयनाइजेशन जो है वो हमें इंडस्ट्री में या फार्मेसी में जो है वो किस तरह से हेल्प आउट कर सकती है। मैनी ड्रग्स आर इधर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, हमारे पास जो है वो कुछ ड्रग्स होती हैं जो वीक ऑर्गेनिक एसिड की फॉर्म में होती हैं। फॉर एग्जांपल एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, एस्प्रिन के नाम से हमारे पास जो है वो मेडिसिन आती है, डिस्प्रिन के नाम से जो पेन किलर आती है। और वीक ऑर्गेनिक बेसिस, फॉर एग्जांपल प्रोकेन जो कि हमारे पास जो है वो एनेस्थेटिक है, और देयर साल्ट्स। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो कुछ ड्रग्स हैं जो वीक ऑर्गेनिक बेस हैं और कुछ ड्रग्स जो हैं वो हमारे पास वीक ऑर्गेनिक एसिड्स होती हैं। ठीक है, द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अ ड्रग हैज एन इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन इट्स अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन। ठीक है, ये हमारे पास जो हैं वो कुछ फैक्टर्स होते हैं, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ADME आदमी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो फार्माकोलॉजी में होते हैं, ये हम जो है वो पार्ट 2 में जाके देखेंगे। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी में जो है वो ये चारों फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसी भी जो है वो ड्रग के जो है वो फार्माकोडायनामिक्स क्या होंगे, किस तरह से जो है वो अब्जॉर्प्शन होगी, किस तरह से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, किस तरह से उसका मेटाबॉलिज्म होगा, और अल्टीमेटली जो है वो बॉडी से एलिमिनेट होगी। तो ये चीज़ें जी सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो आयनाइजेशन डिग्री पे जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि हमारी जो है वो जितनी उसमें हमारी ड्रग में जो है वो आयनाइजेशन होने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी उतने अच्छे से जो है वो ये फैक्टर्स परफॉर्म हो सकेंगे। ठीक है, क्योंकि उसको जो है वो आयंस बनेंगे, आयंस जो है वो अल्टीमेटली उसको ऑब्जॉर्ब करवाएंगे, उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे थ्रू आउट बॉडी। सो आयनाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज कंसिडर्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मेडिसिन। के हमारी जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे जब मेडिसिन बन रही होती हैं तो हमने जो है वो उनकी आयनाइजेशन को कंसिडर जरूर करना होता है कि कितनी आयनाइजेशन जो है वो हमें चाहिए और कितनी हमने रखी हुई है। Ionization radiations are used in medicines and medical radiography to make image inside the body। कभी आपने जो है वो नोटिस किया हो कि हमारे पास जो है वो एक्सरे होता है, या अगर हम बात करें तो इसकी सीटी स्कैन की। ठीक है, तो सीटी स्कैन जो है वो करने से पहले बॉडी के किसी भी पार्ट का, ठीक है, मेजरली जो है वो ब्रेन साइड का होता है, तो सीटी स्कैन जो है वो करने से पहले कुछ ना इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जो रेडिएशंस के इंजेक्शंस होते हैं जो बॉडी में जाके जो है वो रेडिएट करते हैं। और अल्टीमेटली जब हम सीटी स्कैन अप्लाई करते हैं या कोई एक्सरे करते हैं तो उसमें जो है वो हमें चीज़ें या जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं जो हमें चाहिए, जिस चीज़ का सीटी स्कैन हमें चाहिए, वो एरियाज जो हैं वो हमें शाइन होकर मिलते हैं, ब्राइट होकर मिलती हैं। तो अल्टीमेटली जो है वो हम उसमें डायग्नोसिस के लिए जो है वो अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो आयोनाइजेशन रेडिएशन जो है वो हमें इस सेंस में जो है वो हेल्प आउट कर रहे हैं। ठीक है, इन बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, बायो में और एग्रीकल्चर में जो है वो रेडिएशन इज यूज्ड टू इंड्यूस्ड म्यूटेशन टू प्रोड्यूस न्यू और इम्प्रूव्ड स्पीशीज। ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन होता है कि हमने जो है वो जीन्स में या जेनेटिक लेवल पे जो है वो कोई भी चेंज लेके आना, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट में। तो अगर हम यहाँ पे जो है वो बात कर रहे हैं किसी फर्टिलाइजर की, ठीक है, तो उस फर्टिलाइजर को जो है वो आयोनाइजेशन के थ्रू उसके अंदर जो है वो म्यूटेशन को इंड्यूस करवाया जाता है, म्यूटेशन जो है वो करवाई जाती है, और उस म्यूटेशन करवाने की वजह से जो है वो जेनेटिक चेंज आता है, और वो जेनेटिक चेंज जो है वो यहाँ तो हमारे पास जो है वो न्यू स्पीशी बनाएगा, या फिर जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशी को हम जो है वो इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो कुछ सीड बेस जो है वो स्पीशीज हो सकती हैं, हमारे पास जो है वो कोई एग्रीकल्चर का कोई बीज हो सकता है, एग्रीकल्चर की जो है वो कोई इसमें हमारे पास जो है वो ऑप्शंस हो सकती हैं। तो उन स्पीशीज को जो है वो या तो इम्प्रूव किया जा सकता है, या फिर जो है वो न्यू एंटिटीज जो है वो या न्यू स्पीशीज जो है वो हम बना सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन आयोनाइजेशन। रेडिएशन आर आल्सो यूज्ड इन
स्टेरिलाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन सर्जरी, कि हमारे जो सर्जरी में यूज़ होने वाले जो हैं वो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उनको हम जो है वो क्या कर सकते हैं, उनको स्टेरिलाइजेशन करवा सकते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन क्या होती है? स्टेरिलाइजेशन होती है कि हम जो है वो इसमें रेडिएशन अप्लाई करके तो अपने जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको हम जो है वो फ्री ऑफ माइक्रोब्स कर सकें, ठीक है, उसको हम जो है वो स्टेरिलाइजेशन कहते हैं या फिर एसेप्टिक कहते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन के फ्री ऑफ माइक्रोब्स, तो अल्टीमेटली जो है वो फ्री ऑफ माइक्रोब्स हमारे जो है वो सर्जरी के इक्विपमेंट्स होंगे तो हमें जो है वो इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो मिनिमम होंगे। अदरवाइज जो है वो किसी भी सर्जरी के दौरान या सर्जरी होने के बाद जो है वो इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास था ये आयोनाइजेशन का प्रोसेस, उसमें जो है वो कुछ टर्म्स, आयोनाइजेशन की डेफिनेशन, फिर उसमें एक एक्सपेरिमेंट जो जे थॉमसन ने किया था और अल्टीमेटली जो है वो एप्लीकेशंस इन फार्मेसी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो छोटा सा टॉपिक है पीएच के बारे में। पीएच क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस की जो है वो पीएच क्या होती है? आपने जो है वो अक्सर सुना होगा कि ये एसिडिक पीएच है या एसिडिक जो है वो सब्सटेंस है, ये बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सब्सटेंस है। तो पीएच जो है वो क्या होती है हमारे पास? पीएच इन्वॉल्व टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी जो है वो हमारे पास इसमें सॉल्वेंट में जो है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है उसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो वो हमारे पास जो है वो पीएच की वैल्यू आ जाएगी। अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो किसी भी सब्सटेंस की या सॉल्यूशन की एसिडिटी को जो है वो इसमें रिप्रेजेंट करता है। तो अल्टीमेटली जो है वो जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो एसिडिक होगा, अगर कम होगी तो वो बेसिक होगा। ठीक है, वो हम आगे देखते हैं कि किस तरह से हम उसको जो है वो एसिडिक या बेसिक जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। दिस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज यूजली एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर, के कितने मोल्स पर लीटर जो है वो हाइड्रोजन आयन्स हमारे जो है वो सोल्यूशन में मौजूद हैं, कितने लीटर सोल्यूशन है और उसमें अल्टीमेटली जो है वो पर लीटर जो है वो कितने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की प्रेजेंस है। फिर जो है वो कैलकुलेशन ऑफ पीएच अगर हमने करनी हो तो फॉलोइंग फार्मूला कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो कुछ फार्मूलाज हैं। अगर हमने एसिड की जो है वो पीएच फाइंड करनी है, एसिड सॉल्यूशन की, तो हमारे पास जो है वो ये फार्मूला जो हम ऊपर देख के आए कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। और अगर हमने जो है वो बेस की पीएच फाइंड करनी है जिसको हम पीओएच कहते हैं, तो उस पीओएच को जो है वो फाइंड करने के लिए हमारे पास नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आयन जो है वो प्रेजेंट होगा कि हाइड्रोक्सल आयन की जो है वो कंसंट्रेशन हमारे सॉल्यूशन में कितनी है। ठीक है, मोल्स पर लीटर जो है वो हाइड्रोक्सल आयन कितने हैं, तो वो हमारे पास जो है वो बेसिसिटी हमें पता चलेगी या हमारा जो है वो किसी भी बेसिक सॉल्यूशन की जो है वो पीएच फाइंड करने के लिए जो है वो हम करेंगे। और पीएच और प्लस पीयूएच की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास जो है वो इज इक्वल टू 14, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस की जो है वो पीएच लेस देन 7 होती है। पीएच जो है वो 7 से अबव हो तो वो हमारे पास जो है वो 7 से लेके 14 तक वो है बेस। तो पीएच जो है वो 7 से लेस हो तो वो है एसिडिक। तो इसका जो है वो कॉम्बिनेशन हमारे पास जो है वो ऑलवेज इज इक्वल टू 14, क्योंकि हमारे पास जो है वो रेंज 0 से लेके 14 तक होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एक्सप्लेनेशन इसकी अगर हम बात करें तो पीएच ऑफ वाटर इज 7 जो कि न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी न्यूट्रल इफ पीएच इज फॉल्स डाउन फ्रॉम 7 देन द कंपाउंड विल बी कॉल्ड एसिडिक। ठीक है, वही सेम कंसेप्ट हमारे पास जो है वो, जैसे ये हमारे पास जो है वो नीचे आप देखें तो 1 से लेके 7 तक है तो एसिडिटी है, तो एसिडिक सॉल्यूशन है। तो एसिडिटी जो है वो 7 से जितना जो है वो नीचे जाता जाएगा टुवर्ड्स 1, तो कोई भी सॉल्यूशन जिसकी पीएच जो है वो 5 है, वो 4 है, वो 3 है, वो 2 है, वो 1 है, तो जितनी जो है वो पीएच 1 के करीब होगी उतना स्ट्रांग जो है वो एसिड होगा, उतनी उसकी जो है वो इंक्रीज्ड एसिडिटी होगी। ठीक है, तो 7 जो है वो न्यूट्रल पीएच, तो 7 से ऊपर जो है वो हमारे पास 8, 9, 10, 11, 12 वो हमारे पास जो है वो बेसिक। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास जो है वो बेसिक सॉल्यूशन है या वो बेस कहलाता है। तो अल्टीमेटली जो है वो जितनी जो है वो 7 से ऊपर जो है वो जाएगी पीएच, वो 14 के जितना करीब जाएगी, जिस तरफ को आपको एरो नज़र आ रहा है। ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो उतना स्ट्रांग जो है वो बेस होगा या उससे जो है वो बेसिसिटी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो अल्टीमेटली पीएच का कंसेप्ट है। फिर हमने देखा कि पीएच जो है वो होती क्या है, पीएच को जो है वो हम कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। अगर एसिडिक की पीएच है तो वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बेस की पीएच है तो वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। फिर जो है वो एक हमारे पास थी कि पीएच को कैलकुलेट करना, एक हमारे पास है पीएच को डिटरमिन करना।
ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, कि किसी जो है वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से, किसी पीएच पेपर की वजह से, किसी मीटर की वजह से जो है वो हम पीएच को डिटरमिन करते हैं। ठीक है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज मेजर्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। ठीक है, वो थी हमारे पास ऊपर कैलकुलेशन, और इसको हम जो है वो मेजर कर रहे हैं बाय यूजिंग पीएच पेपर। ठीक है, कभी आपने जो है वो लैब में एक्सपेरिमेंट किया हो या होते हुए देखा हो कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है वो उसमें आते हैं पीएच पेपर्स आते हैं, तो उस पीएच पेपर को जो है वो हम अपने सॉल्यूशन में डिप करते हैं, और अल्टीमेटली जो है वो उस पे जो कलर्स आते हैं वो हमें डिफाइन करते हैं, या वो हमें जो है वो इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है, और अगर एसिडिक है तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो पीएच पेपर यूज़ होता है। फिर हमारे पास जो है वो पीएच मीटर है, वो हमें जो है वो पीएच मीटर जो है वो किस तरह से, कि हमारे पास जो है वो एक रॉड के ऊपर जो है वो इसमें रॉड लगा होता है, और रॉड को जो है वो हम अपने सॉल्यूशन में डिप करते हैं, और बैक साइड पे जो है वो रॉड जो है वो एक मीटर के साथ कनेक्टेड होता है। तो उस मीटर पे हमारे पास जो है वो डिजिटली जो है वो पीएच आ जाती है। फिर उसके साथ जो है वो इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, कि हम जो है वो एसिडिक और बेसिक इंडिकेटर यूज़ करते हैं, कि हम जो है वो अपनी एसिड को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो है वो ये सारी चीज़ें हमारे पास किस चीज़ के लिए हैं, हमारी जो है वो पीएच को डिटरमिन करने के लिए। ठीक है, हमारे पास जो है वो एसिड, अगर हम न्यूट्रल की बात करें तो वो 7 पीएच, अल्कली की बात करें, या अल्कली हम जो है वो किसको कहते हैं, बेसिक को। ठीक है, तो अल्कली की बात करें तो वो 7 से अबव, और एसिड की बात करें तो वो 7 से लो। तो 7 से नज़दीक नज़दीक जो है वो वीक बे एसिड। ठीक है, तो जितना जो है वो हम 1 के क्लोज जाते जाएंगे या 7 से दूर जाते जाएंगे, तो उतनी जो है वो लेट्स सपोज के पीएच ड्रॉप हो रही है, 7 से ड्रॉप होकर 3 पे आ गई, 2 पे आ गई, तो वो हमारे पास जो है वो उतना स्ट्रांग जो है वो एसिड होगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो है वो 14 के नज़दीक जितनी जो है वो पीएच जाएगी, उतना स्ट्रांग जो है वो हमारे पास बेस होगा या अल्कली होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पीएच इंडिकेटर्स के बारे में उन्होंने बताया, कि ऊपर हमने देखा हमारे पास जो है वो 3 चीज़ें हैं। ठीक है, पीएच पेपर हम यूज़ कर सकते हैं, पीएच मीटर यूज़ कर सकते हैं, और पीएच इंडिकेटर। ठीक है, तो पीएच इंडिकेटर जो है वो हमारे पास, अब ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस व्हिच हैव टेंडेंसी टू चेंज देयर कलर विद द चेंज इन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इन व्हिच दे आर प्रेजेंट, कि हम जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐड करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, और वो उस सॉल्यूशन में जो है वो हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो, जिसको हम पीएच इंडिकेटर कहते हैं, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो अपना कलर चेंज कर लेता है, उस कलर चेंज करने की टेंडेंसी होती है उसके पास। तो इसको जो है वो हम डिटरमिन कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो पीएच ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितना है, जिसमें हमने जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐड किया है। द एम ऑफ द पीएच इंडिकेटर्स आर टू डिटरमिन द टाइप ऑफ कंपाउंड, कि किस टाइप का जो है वो हमारे पास कंपाउंड है, एसिडिक है, बेसिक है। टू डिटरमिन द पीएच ऑफ डिफरेंट सैंपल, कि हमारे पास कोई भी सैंपल आता है कि इसकी जो है वो पीएच मेजर करके दें, तो उसके लिए जो है वो हम पीएच इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। टू वेरीफाई द प्रेजेंस ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस, इसमें जो है वो कोई एसिडिक सब्सटेंस, कोई बेसिक सब्सटेंस, या कोई जो है वो केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो उसकी प्रेजेंस के बारे में जो है वो हमें कौन बता रहा है, पीएच इंडिकेटर। तो पीएच इंडिकेटर बेसिकली है क्या, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसमें जो है वो अपना कलर चेंज करने की जो है वो टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो वो कलर चेंज जो है वो किस वजह से होता है, वो पीएच के चेंज की वजह से होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जो है वो जो भी चेंज पीएच उसको मिलेगी, तो इंडिकेटर जो है वो अपना कलर चेंज करेगा, और उस चेंज ऑफ कलर की वजह से हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन किस तरह का है। देन हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं पीएच इंडिकेटर की। ठीक है, देयर आर 3 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर, रिडॉक्स इंडिकेटर एंड प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स। ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर हमारे पास हैं, दीज आर द इंडिकेटर दैट चेंज देयर कलर एज वी चेंज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एसिड बेस्ड इंडिकेटर्स हैं, कि ये इंडिकेटर्स जो हैं वो अपना कलर चेंज करते हैं, या अपने जो है वो कोई चेंज अपने आप में लेके आते हैं, जैसे ही हम जो है वो अपने सॉल्यूशन की जो है वो पीएच को चेंज करते हैं, उसको एसिडिक बना देते हैं या उसको बेसिक बनाते हैं। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं, कि अपना कलर चेंज करेंगे, और उस कलर चेंज होने की वजह से हम बता सकते हैं कि ये जो है वो एसिड है या हमारा सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है। तो इसकी हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी। हमारे पास जो है वो मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थालीन, ये 2 चीज़ें हैं जो एज ए एसिड बेस्ड इंडिकेटर जो है वो काम करती है। देन हमारे पास जो है वो एक और इंडिकेटर है, रिडॉक्स इंडिकेटर। दीज आर द कंपाउंड दैट चेंज देयर कलर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं, कि हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन जहाँ पे रिलीज हो रही हो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो रही हो वो रिडक्शन रिएक्शन। तो इस तरह के जो रिएक्शंस हैं, इनका कम्बिनेशन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो उन कंपाउंड्स के लिए या उन सब्सटेंस के लिए जो है वो यूज होते हैं, सॉल्यूशंस के लिए, जहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हुआ हो।
ठीक है। और इस रिएक्शन के दौरान जो है वो हमारे इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करते हैं और हमें जो है वो पता चल जाता है कि हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है या रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, हमारे अपने जो है वो सोल्यूशन में। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स, दोज इंडिकेटर्स एज चेंज देयर कलर ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे ही जो है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रहा है किसी भी सोल्यूशन में, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें जो है वो प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, ठीक है, उसको हम जो है वो पीपीटीज कह सकते हैं। तो प्रेसिपिटेट्स जो है उनकी प्रेजेंस में, ठीक है, उनके बनने के प्रोसेस में जो है वो जो इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करते हैं उन इंडिकेटर्स को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स, ठीक है। और इसकी जो है वो हमारे पास एग्जांपल क्या है, पोटाशियम क्लोराइड या पोटाशियम क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, पोटाशियम क्रोमियम ऑक्साइड। तो ये हमारे पास जो है वो प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर की एग्जांपल है, ठीक है। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कलर चेंज करने की, जिसमें जो है वो टेंडेंसी होती है, कैपेसिटी होती है। तो वो सोल्यूशन को जो है वो सोल्यूशन में किसी भी चेंज के आने की वजह से जो है वो अपना कलर चेंज करता है इंडिकेटर, और अल्टीमेटली जो है वो इंडिकेटर के कलर चेंज होने की वजह से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो किस टाइप का है, ठीक है, आया वो एसिडिक है, बेसिक है, और उसमें जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, तो ये सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वो पीएच मीटर की अगर हम बात करें तो पीएच मीटर क्या था, जैसे हमने देखा कि हमारे पास जो है वो पीएच पेपर होता है, पीएच मीटर होता है, और अल्टीमेटली जो है वो हमारे पास पीएच इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, इंडिकेटर्स को यूज करके। तो पेपर की हमने बात की कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट पेपर्स, पीएच पेपर होता है, तो उसमें जो है वो डिफरेंट कलर्स आ रहे होते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो है वो पीएच मीटर है, ठीक है, इसके बारे में देखने के पीएच मीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द पीएच ऑफ लिक्विड और सेमी सॉलिड, ठीक है। लिक्विड सोल्यूशन की जो है वो पीएच फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो है वो पीएच मीटर यूज होता है। तो अ टिपिकल पीएच मीटर कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास इलेक्ट्रोड, जिसको हम जो है वो अपने सोल्यूशन में डिप करते हैं, कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रॉनिक मीटर दैट मेजर्स एंड डिस्प्लेस द पीएच रीडिंग। तो ग्लास इलेक्ट्रोड को जो है वो हम अपने सोल्यूशन में डिप करते हैं, और इस ग्लास इलेक्ट्रोड जो है वो पीछे किसी इलेक्ट्रॉनिक मीटर के साथ जो है वो अटैच है, और इस मीटर पे हमें जो है वो पीएच की रीडिंग मिल जाती है, ठीक है। अगर वो 7 से कम है तो एसिडिक सोल्यूशन है, अगर वो 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। तो पीएच जो है वो इसको मेजर करने के, इसको डिटरमिन करने के जो है वो क्या क्या फायदे हैं या क्या क्या एप्लीकेशन हैं जो हमारी जो है वो इंडस्ट्रियल स्केल पे या इसमें फार्मेसी में जो है वो यूज हो सकती है। पीएच मेजरमेंट्स आर इंपॉर्टेंट इन मेडिसिन, बायोलॉजी, फूड साइंस एंड मैनी अदर एप्लीकेशंस। कि जब तक हम जो है वो पीएच मेजर नहीं करेंगे तो हम जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट्स में, अपनी जो है वो रिसर्च में इन चीज़ों को जो है वो यूज़ कैसे कर सकते हैं जिस चीज़ की हमें जो है वो पीएच मालूम ना हो, ठीक है। तो एंजाइम्स वर्क एट स्पेसिफिक पीएच, सो देयर प्रिपरेशन मस्ट बी मेंटेन एट दैट पीएच। आपने जो है वो एंजाइम के बारे में पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में जो है वो एंजाइम किस तरह से काम करते हैं या हेल्प आउट करते हैं हमारे जो है वो डेली फंक्शंस को। तो वो जो है वो एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो बॉडी टेम्परेचर है, जिसपे जो है वो उसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। तो उस पीएच को मेंटेन करने के लिए हम जो है वो प्रिपरेशंस को इसमें जो है वो अंडर फोकस रखते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशंस जो हैं वो एंजाइम्स की वो इसी पीएच पे जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, जिस पीएच पे जो है वो किसी भी स्पेसिफिक पीएच पे वो बेस्ट वर्क देते हैं। देन हमारे पास जो है वो ब्लड हैज अ स्पेसिफिक पीएच ऑफ 7.3 टू 7.4, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम चीज़ों को लेके चल सकते हैं। देन हमारे पास pH indicators are used in titrations in analytical chemistry and biology to determine the pH of different substances। के किस तरह से जो है वो pH इंडिकेटर जो है वो हमें pH जो है वो इसमें डिफाइन करने में या डिटरमिन करने में जो है वो हेल्प आउट कर सकते हैं। तो टाइट्रेशन में जो है वो क्या होता है कि टाइट्रेशन के बारे में वो बता रहे हैं कि टाइट्रेशन इज अ टेक्निक इन विच अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन इज यूज्ड टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ एन अननोन सोल्यूशन। कि हमारे पास जो है वो एक नॉन सोल्यूशन होता है, उसको और बाकी ऑपरेटर्स को यूज करके हम जो है वो अननोन सोल्यूशन की जो है वो कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी जो है वो टाइट्रेशन का हमारे पास जो है वो प्रोसेस, उस सारे प्रोसेस में हमारे पास जो है वो पीएच इंडिकेटर्स यूज होते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज बफर। बफर जो है वो हमारी पीएच के टॉपिक की ही एक छोटी सी लॉन्गेशन है कि पीएच जो है वो हमने देखा कि क्या होती है, ठीक है, 0 से लेके 14 तक होती है। तो 7 जो है वो इसके इन बिटवीन जो है वो न्यूट्रल है। 7 से ऊपर जितना होगा तो हमारा सोल्यूशन जो है वो बेसिक होता जाएगा, ठीक है। तो 6, 7, 8, 9, 10 बेसिक है, ठीक है। तो ये जो है वो इलोंगेट होके 13, 14 तक जाएगा तो वो हाईली बेसिक,
ठीक है। तो 7 से जितना नीचे आता जाएगा तो हमारी जो है वो सोल्यूशन की पीएच को हम क्या कह सकते हैं, एसिडिक। ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है वो जो नियर टू 7 होगा वो लेस एसिडिक होगा, और जो है वो 7 से दूर जाता जाएगा, लेट्स सपोज कम होते होते जो है वो 5 4 3 2 1, तो वो जो है वो हाईली एसिडिक होगा। तो इसी चीज़ को जो है वो हम आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। एक और छोटा सा जो है वो मैकेनिज्म है बफर का, कि बफर जो है वो कुछ कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन में थोड़ा सा एसिड या बेस मिक्स करने के बाद जो है वो उसकी जो पीएच में चेंज आता है, एक ड्रास्टिकली चेंज आता है। लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो एक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच न्यूट्रल है, ऑलमोस्ट 7 है, तो उसमें हमने जो है वो कोई HCl ऐड किया। अब HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमने थोड़ा सा HCl ऐड किया तो उसकी जो पीएच है वो फौरन से जो है वो एसिडिक हो जाएगी, हाईली एसिडिक हो जाएगी। तो उस सॉल्यूशन में अगर हम जो है वो बफर भी ऐड करके रखें पहले से, तो वो बफर जो है वो क्या काम करेगा, बफर ये काम करेगा, वो आपके सॉल्यूशन की पीएच को ड्रास्टिकली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होने देगा। ठीक है। तो जो थोड़ा सा डिफरेंस आता है किसी भी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन के ऐड करने से हमारे अपने सॉल्यूशन में, तो उस डिफरेंस को जो है वो रजिस्ट करने के लिए हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, उसको हम बफर कहते हैं। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। बफर इज द कंपाउंड और मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स that resist to changing pH of any solution। ठीक है। कि किसी भी सॉल्यूशन की जिसमें हमारे पास जो है वो बफर मौजूद है, उस सॉल्यूशन की जो है वो पीएच की चेंज को रेजिस्ट करना। ठीक है। कि पीएच की चेंज को रेजिस्ट किस तरह से करना, लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो एक सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन में हमने जो है वो HCl ऐड किया। अब HCl जो है वो हाईली एसिडिक है। ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसकी पीएच जो है वो नीचे ले आएगा, ड्रास्टिकली जो है वो उसको नीचे ले आएगा हमारे सॉल्यूशन की पीएच को, तो ऑब्वियसली उसको चेंज कर देगा। अगर हम जो है वो NaOH ऐड करते हैं जो कि हमारे पास जो है वो एक स्ट्रांग बेस है, तो NaOH जो है वो क्या करेगा, उस सॉल्यूशन को बेसिक बना देगा। तो इन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए कि एसिड या बेसिक के कांटेक्ट में आने के बाद जो है वो हमारा सॉल्यूशन ज़्यादा जो है वो पीएच चेंज ना करे, तो उसके लिए जो है वो हम क्या करते हैं, हम उसमें बफर ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो बफर जो है वो कंपाउंड या मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है जिसकी जो है वो काम क्या है, जिसका रेजिस्ट करना चेंजिंग पीएच को। ठीक है। ऑफ एनी सॉल्यूशन ऑन साइड एडिशन ऑफ एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस और कंपाउंड्स। अब हमारे पास जो है वो कुछ एग्जांपल्स हैं बफर की। ठीक है। HCl और सोडियम सिट्रेट मिलके जो है वो एक बफर बनाते हैं जो पीएच की रेंज को 1 से 5 तक मतलब इसके अंदर अंदर जो है वो रखते हैं। ठीक है। तो इन केस हमारा जो सॉल्यूशन है लेट्स सपोज 3 है उसकी पीएच, तो उसमें जो है वो हमने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो ऐड किया है जिसने अपने जो है वो हाइड्रोजन आयंस दिए, तो हाइड्रोजन आयंस की प्रेजेंस से जो है वो एसिडिटी जो है वो इंक्रीज होगी। तो एसिडिटी इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि इसकी पीएच जो है वो नीचे की तरफ आएगी, तो वो जो है वो इतनी नीचे नहीं आएगी, वो उस एक रेंज में रहेगी। ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड बोरेक्स वो मिलकर एक बफर बनाते हैं, उनकी जो है वो रेंज ये है। सिट्रिक एसिड और सोडियम सिट्रेट, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एसिड और बेस मिलके जो है वो एक बफर सॉल्यूशन बनाते हैं, बफर मिक्सचर बनाते हैं जो इस रेंज में पीएच को रखते हैं। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड, ये हमारे पास जो है वो आगे एग्जांपल भी है, इसको थोड़ा डिटेल से देखेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो बफर की एग्जांपल है कि हमारे पास जो है वो बफर्स किस तरह से काम करते हैं। ठीक है। ये ऊपर हमने देखा H2CO3 और NaHCO3, ये हमारे पास है कार्बोनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट का एक बफर। ठीक है। मिक्सचर है दोनों का, और ये दोनों मिलके जो है वो एक बफर बनाते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही हमने जो है वो एडिशन ऑफ एसिड किया, ठीक है, अपने किसी भी सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट विल चेंज H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। जैसे ही हम जो है वो HCl ऐड करेंगे अपने किसी भी सॉल्यूशन में, तो वो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हमें देगा। ठीक है। H पॉजिटिव प्लस Cl क्लोरीन जो है वो हमें इस टाइम पे जो है वो नहीं चाहिए, हम जो है वो इसको फोकस करते हैं। ठीक है। H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी जो है वो हमारे सॉल्यूशन की एसिडिटी इंक्रीज होगी। तो एसिडिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि उसकी पीएच जो है वो नीचे की तरफ ड्रॉप करेगी, चेंज होगी। ठीक है। तो उस पीएच को या उस पीएच के ड्रास्टिक चेंज को जो है वो डिक्रीज करने के लिए हम बफर ऐड करते हैं। ठीक है। वो हम आगे देखते हैं कि किस तरह से। HCl is a strong acid and it will change H positive concentration when added to a solution, बट बफर सिस्टम, अब वो बफर सिस्टम कौन सा है हमारे पास, जो कार्बोनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बफर सिस्टम क्या करता है, टेंड्स टू मेंटेन द पीएच ऑफ आवर सॉल्यूशन एंड फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अगर हमने जो है वो ये बफर सॉल्यूशन ऐड किया हुआ है, ठीक है, अपने सॉल्यूशन में, तो HCl की एडिशन पे जो है वो उसकी एसिडिटी जो है वो इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि ये बफर सॉल्यूशन जो है वो एक्टिवेट होगा और ये अल्टीमेटली जो है वो इन H पॉजिटिव कंसंट्रेशंस का जो है वो कुछ ना कुछ कर देगा। क्या होगा कि हमारे पास जो है वो HCl प्लस NaHCO3 का जो है वो कम्बिनेशन हुआ और हमारे पास जो है वो
हमने लेट्स सपोज HCl ऐड किया किसी भी सोल्यूशन में। अब उस सोल्यूशन में हमारे पास जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट एज ए बफर मौजूद था, तो उसने क्या किया कि H पॉजिटिव आयंस की जितनी भी कंसंट्रेशंस बननी थी, फ्री कंसंट्रेशंस, ठीक है, HCl की जो है वो डिसोसिएशन की वजह से, तो ये सारे H पॉजिटिव जो हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट ने जो है वो अपने अंदर यूज कर लिए और अल्टीमेटली हमें जो है वो कार्बनिक एसिड बना के दे दिया, साथ में NaCl जो है वो बना के दे दिया। तो इट मीन्स कि हमारे पास सोल्यूशन में जो है वो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो इंक्रीज होनी थी HCl के डिसोसिएट होने की वजह से, तो वो कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज नहीं हुई, ठीक है। वो कंसंट्रेशन कहाँ पे चली गई, वो सोडियम बाइकार्बोनेट ने जो है वो अपने साथ मिला के तो हमें जो है वो कार्बनिक एसिड बना के दे दिया जो कि H2CO3 है। तो हमारी जो है वो सोल्यूशन की पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अगर हम बेस की बात करें कि हमने जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया है NaOH, तो उसमें जो है वो हमारे पास कार्बनिक एसिड के साथ मिलके तो क्या बनाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ वाटर बना देगा, ठीक है। तो OH की वजह से जो है वो OH फ्री आयंस की वजह से जो किसी भी सॉल्यूशन की बेसिसिटी इंक्रीज होनी थी या उसकी जो है वो बेस प्रॉपर्टी इंक्रीज होनी थी कि उसकी पीएच जो है वो 7 से इंक्रीज होके 10, 11, 12, 13, 14 की तरफ चली जाती, तो उस चीज़ को बचाने के लिए हमारे पास जो है वो हमारा कार्बनिक एसिड था जो एज ए बफर जो है वो एक्ट कर रहा था। तो उस बफर ने क्या किया कि उस हाइड्रोक्सल आयन को अपने साथ मिलाया और सोडियम बाइकार्बोनेट बना के हमें दे दिया, ठीक है। तो इसी की अगर हम जो है वो आगे भी बात करें, होप सो ये आपको चीज़ जो है वो समझ आ रही है। इसमें जो है वो आपने क्या चीज़ें याद रखनी है कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बनिक एसिड जो है वो एज ए बफर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बफर का क्या मतलब है कि वो पीएच को रेजिस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे वो H पॉजिटिव आयंस जो बन रहे थे HCl से, उनको जो है वो अपने अंदर मिला के और H2CO3 बना देंगे। अब H पॉजिटिव जो है वो फ्री मूव नहीं कर रहे सोल्यूशन में, तो इट मीन्स कि उसकी जो है वो एसिडिटी इंक्रीज नहीं होगी। और यहाँ पे जो है वो हमारे पास OH आयंस जो है वो प्रोड्यूस होने थे, ठीक है, किसी भी बेस के साथ मिलने की वजह से, लेकिन हमारा ये जो बफर है इसने OH अपने साथ मिलाया और अल्टीमेटली जो है वो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट बना के दे दिया और OH की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो कंसेप्ट है। अब अगर हम जो है वो इस रिएक्शन की बात करें, ठीक है, और इसमें वो कह रहे हैं कि इफ वी ऐड H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं टू द अबव मेंशन्ड रिएक्शन, द रिएक्शन विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड, ठीक है। हमारे पास जो है वो रिएक्शन लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेगा और अल्टीमेटली जो है वो हमारे पास कार्बनिक एसिड बनता रहेगा। और कार्बनिक एसिड हमने ऊपर भी देखा था कि H पॉजिटिव को जो है वो कार्बनिक एसिड जो है वो अपने अंदर लेके और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन को जो है वो यूटिलाइज कर लेता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो हमारे पास जितना भी हम H पॉजिटिव ऐड करते जाएंगे इस सोल्यूशन में, तो हमारा जो रिएक्शन है वो लेफ्ट साइड को मूव करेगा, ठीक है, इस साइड को मूव करेगा और अल्टीमेटली जो है वो हमारे पास कार्बनिक एसिड भी बनता रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनती रहेगी और हमारे जो सोल्यूशन की पीएच है वो इतनी मतलब डिक्रीज नहीं होगी कि हम कहें कि ये जो है वो बहुत एसिडिक सोल्यूशन बन गया, ठीक है। और पॉइंट 2 में हमारे पास जो है वो कह रहे हैं कि अगर हम जो है वो इसमें ऐड करें OH आयंस, ठीक है, हाइड्रोक्सल आयंस अगर हम ऐड करें इनटू द रिएक्शन विल शिफ्ट टू द राइट साइड, ठीक है। रिएक्शन जो है वो राइट साइड को मूव करेगा, क्यों, क्योंकि कार्बनिक एसिड जो है वो हाइड्रोक्सल आयंस की कंसंट्रेशन को जो है वो अपने साथ मिला के तो अल्टीमेटली हमें जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट बना के देगा। और हाइड्रोक्सल आयंस की जो है वो फ्री कंसंट्रेशन सोल्यूशन में जो है वो नहीं रहेगी, तो जब उनकी फ्री कंसंट्रेशन जो है वो सोल्यूशन में नहीं रहेगी तो वो क्या नहीं करेगी, बेसिसिटी काज नहीं करेगी या हमारे सोल्यूशन को जो है वो अल्कलाइन नहीं बनाएगी। अल्कलाइन हम किसको कहते हैं, बेसिसिटी को, कि कोई भी सोल्यूशन जो है वो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज हो रही है, उसकी जो है वो पीएच 7 से इंक्रीज होके 10, 11, 12, 13, 14 की तरफ जा रही है, तो वो हमारे पास जो है वो बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा। तो उस चीज़ को भी जो है वो हम अवॉइड करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो बफर क्या काम करता है, बफर वो कंपाउंड्स हैं या मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स हैं जो हमारे सोल्यूशन की पीएच को चेंज होने से रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, तो चेंज नहीं होने देते हमारे सोल्यूशन की पीएच को। अब हम जो है वो बफर्स की एप्लीकेशंस देखें तो बफर जो है वो किस किस तरह से हमें हेल्प करते हैं। बफर्स आर वाइडली यूज्ड इन बायोलॉजिकल इंडस्ट्री टू प्रिजर्व द पीएच ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फ्लूइड्स, कि जितने भी हमारे पास जो है वो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स होते हैं, हमारे पास जो है वो बायोलॉजिकल कंपाउंड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास जो है वो ब्लड, प्लाज्मा, इस तरह की चीज़ें होती है, तो उनकी पीएच को जो है वो हम रजिस्ट करके रखते हैं। उनकी पीएच में जो है वो हम बफर, उन सॉल्यूशंस में जो है वो हम बफर ऐड कर देंगे जो उसकी पीएच को मेंटेन रखेगा, ठीक है, ना तो ज़्यादा जो है वो एसिडिक होने देंगे ना ज़्यादा बेसिक होने देंगे। इन इंजेक्शन मैन्युफैक्चरिंग बफर्स आर यूज्ड टू मेंटेन देयर पीएच, ठीक है, हम जो भी इंजेक्शन जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं उसकी पीएच भी जो है वो हम ऑन द स्पॉट जो है वो मेजर करते हैं और उसको जो है वो बफर ऐड करके तो मेंटेन भी करते हैं, ताकि जो है वो बॉडी में जाके कोई इंजेक्शन जो है वो पीएच को बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज ना करे और बॉडी की जो है वो पीएच पे जो है वो इफेक्ट ना करे।
बफर्स आर यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन क्या होती है कि हमारे पास जो है वो जैसे हम खमीर बनाते हैं तो इंडस्ट्री पे या बेकर्स में जो है वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो रोल प्ले करती है। तो इस फर्मेंटेशन के सारे प्रोसेस में जो है वो हम पीएच को मेंटेन रखते हैं और उसको जो है वो बफर्स यूज़ करते हैं। बफर्स आर यूज्ड टू प्रिजर्व और रिस्टोर्ड द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। कि बफर्स जो हैं वो एंजाइम्स के एक्शन को रिस्टोर करने के लिए भी यूज़ होते हैं और अल्टीमेटली उनको प्रिजर्व करने के लिए भी यूज़ होते हैं। कि हमारे पास जो है वो लेट्स सपोज कोई इस तरह का सीन आता है कि हमारे जो एंजाइम्स हैं वो पीएच चेंज होने की वजह से जो है वो काम करना छोड़ जाते हैं, तो उन एंजाइम्स को जो है वो प्रिजर्व करने के लिए और उनकी रिस्टोरेशन करने के लिए हमें जो है वो बफर्स बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। बफर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बफर्स आर यूज टू मेंटेन द पीएच ऑफ ड्रग्स। कोई भी जो है वो हमारे पास ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उस मैन्युफैक्चरिंग को जो है वो हम जब तक जो है वो इंडस्ट्री में छोड़ के आते हैं या जो है वो हमारे पास वो चीज़ इंडस्ट्री में लेट्स सपोज जानी है, तो बजाय इसके कि वो इंडस्ट्री में जाए और वहाँ पे जो है वो स्टोर रूम में पड़े पड़े या फिर जो है वो पेशेंट जब उसको इंजेस्ट करे और तब वो पीएच में जो है वो चेंज आए, तो उसके लिए जो है वो हम पहले से बफर्स ऐड करते हैं कि अल्टीमेटली जो है वो जो भी पीएच में थोड़ा बहुत चेंज आए उस चेंज को रजिस्ट करने के लिए हमारे पास जो है वो कंपाउंड या कंपाउंड ऑफ मिक्सचर हों जो बफर्स कहलाते हैं, और वो बफर्स क्या करेंगे, वो चेंजिंग इन पीएच को रजिस्ट करेंगे कि पीएच में जो चेंज आना था वो चेंज नहीं आने देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो ये हमारे पास बफर्स का कंसेप्ट था। इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट एक कंसेप्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन या आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी क्या होती है कि हमारे पास जो है वो अब लेट्स सपोज कोई भी सॉल्यूशन जो है वो बॉडी में इंजेस्ट कर रहे हैं आउटसाइड द बॉडी, हम कोई ड्रिप लगा रहे हैं किसी भी पेशेंट को, हम जो है वो उसको कोई सॉल्यूशन जो है वो वेन्स में लगा रहे हैं, ठीक है, मसल्स में लगा रहे हैं, तो उस सॉल्यूशन की जो है वो आइसोटोनिसिटी या टोनिसिटी जो है वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए जो बॉडी के साथ कंपेटिबल हो। अगर तो बॉडी के साथ जो है वो उसकी आइसोटोनिसिटी नहीं होगी, ठीक है, एक जैसी जो है वो उनकी टोन नहीं होगी, तो यहाँ तो जो है वो बॉडी के फ्लूइड्स को अब्जॉर्ब कर लेगा या बॉडी के जो सेल्स हैं उनको अपना फ्लूइड जो है वो दे देगा। तो इस सारे प्रोसेस को हम जो है वो आइसोटोनिसिटी कहते हैं। ठीक है, इसको जो है वो मजीद देखते हैं। इफ अ सॉल्यूशन इज प्लेस्ड बिहाइंड अ मेम्ब्रेन दैट इज परमिएबल ओनली टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड नॉट टू सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम जो है वो उसको कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पास जो है वो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, जो अल्कोहल उसमें हमारे पास जो है वो एक्वस मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो सॉल्वेंट जो है वो क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो किसी भी सोल्यूशन में या सोल्यूशन जो है वो हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिल के बनता है। तो जो सॉलिड पोर्शन होता है वो सोल्यूट होता है जो किसी भी सॉल्वेंट में मिक्स होता है, और जो चीज़ अपने अंदर जो है वो हर चीज़ को मिक्स करवा लेती है वो हमारे पास सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो अब एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से सॉल्वेंट गुजर सकता है लेकिन सोल्यूट मॉलिक्यूल्स नहीं गुजर सकते, वो हमारे पास जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो अगर हम जो है वो एक सॉल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस रख दें तो वहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोसिस होगी। ठीक है, ऑस्मोसिस अकर्स एज द मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट पासिस थ्रू द मेम्ब्रेन, तो ऑस्मोसिस जो है वो वहाँ पे होती है। अब ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोसिस हमारे पास होती है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, या मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात ना करें तो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, कि जहाँ पे जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ से जो है वो जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम होगी वहाँ पे जो है वो उसकी मूवमेंट, उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, इसको आगे भी जाके देखते हैं कि किस तरह से जो है वो ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। इफ अ सॉल्यूशन फिल्ड मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ अ higher solute concentration, then its own solvent can pass in any direction, passes into more concentrated solution until equilibrium is established on both sides of the membrane। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है कि हमने जो है वो एक सॉल्यूशन ऐसा लिया जिसको में जो है वो एक if a solution filled membrane is placed in a solution of a higher solution, कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, ठीक है, और उसमें जो है वो उनके दरमियान एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो सॉल्वेंट को जो है वो अलो कर देगी पास होने के लिए और सोल्यूट को जो है वो पास नहीं होने देगी। तो उनमें से जो है वो एक सॉल्यूशन है हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन का। ठीक है, अब हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन का क्या मतलब है कि इसमें जो है वो सॉलिड कंटेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर कंटेंट या एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। तो इसका जो सॉल्वेंट है वो क्या करेगा, कैन पास इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, अब उस मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो दोनों सॉल्यूशंस का जो सॉल्वेंट है वो दोनों तरफ जो है वो मूव कर सकता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट जो है वो पासेस इनटू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट जो है वो मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जो है वो ट्रेवल करता है। कैसे, अब ये हमारे पास जो है वो एक सॉल्यूशन था जिसकी कंसंट्रेशन हायर थी सोल्यूट की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब एक सॉल्वेंट है हमारे पास, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास जो है वो सॉल्वेंट है और ये हमारे पास जो है वो नीचे सारे का सारा सोल्यूट है। ठीक है,
और हमारे पास जो है वो इसमें सॉल्वेंट भी है, ठीक है। अब इसी तरह से जो है वो हमारे पास एक और जो है वो सॉल्यूशन है, ठीक है। दोनों सॉल्यूशंस के दरमियान हमने जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखी हुई है, जिसमें से सिर्फ जो है वो सॉल्वेंट पास कर सकता है, सॉल्यूट्स नहीं पास कर सकते। तो अब इसमें जो है वो ऊपर इसके सॉल्वेंट है, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो हम देख सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में, ठीक है, हमारे पास जो है वो सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इट मीन्स कि वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी, ठीक है। कंसंट्रेटेड हम उसको इसीलिए कह रहे हैं ना कि उसमें जो है वो सॉल्यूट ज़्यादा है, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो इसमें कम होगी। अब दूसरे सॉल्यूशन में जो है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है, लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ से जो है वो वाटर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो फ्लो करके तो दूसरे सॉल्यूशन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सारे का सारा प्रोसेस क्या है, ऑस्मोसिस। जब तक जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता, जब तक दोनों में जो है वो वाटर कंटेंट सेम नहीं हो जाता, तो तब तक जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो है वो मूवमेंट अक्रॉस द सॉल्यूशन जो है वो होती रहेगी। द प्रेशर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज टर्म्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर, कि वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस होने से जो है वो प्रिवेंट करे, वो हमारे पास जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है। इसको हम आगे देखते हैं कि होता क्या। बॉडी फ्लूइड्स इंक्लूडिंग ब्लड एंड टीयर्स हैव एन ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू देन दैट ऑफ 0.9% NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो जितने भी विद इन बॉडी जो है वो फ्लूइड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है वो टीयर्स किसको कहते हैं, आंसुओं को, ठीक है। जो आंखों से जो आंसू आते हैं, हमारी जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं, ठीक है, ब्लड है, प्लाज्मा है, तो उनकी जो टोनिसिटी होती है या जो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 0.9% सोल्यूशन के इक्वल होता है। तो इन केस अगर हमने बॉडी में जो है वो कोई सोल्यूशन इंजेस्ट करना है या एडमिनिस्टर करना है, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, तो उस सोल्यूशन की जो है वो टोनिसिटी जब तक ये नहीं होगी 0.9% NaCl सोल्यूशन, तो तब तक जो है वो हमारे पास वो आइसोटोनिसिटी जो है वो अचीव नहीं होगी कि जी दोनों सॉल्यूशंस की जो है वो टोनिसिटी जो है वो सेम है, ठीक है। तो उसको जो है वो कोई इशू नहीं होगा, अदरवाइज जो है वो बॉडी में कोई रिएक्शन होना शुरू हो जाएंगे। उसी चीज़ को जो है वो मद्देनजर रखते हुए हम जो है वो अपने सॉल्यूशन जो है वो हमेशा आइसोटोनिक बनाते हैं। और इट कैन बी सेड दैट 0.9% NaCl सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक टू बॉडी फ्लूइड्स, कि अगर हम जो है वो NaCl का सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाएं और उसको जो है वो हम 0.9% बनाएं, ठीक है, तो वो जो है वो आइसोटोनिक है बॉडी फ्लूइड्स के साथ, इसको जो है वो हम इंजेस्ट कर सकते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज इफ टू सॉल्यूशंस ऑन कंपैरिजन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड आयन कंसंट्रेशन आर टर्म्स एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कि अगर हमारे पास जो है वो दो सॉल्यूशंस में आयन की कंसंट्रेशन सेम है और उनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम है, तो इट मींस कि हमारे पास जो है वो क्या है, वो दोनों सॉल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन तो हमें समझ आ गया कि जिसमें जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम हो, जिसमें हमारे पास जो है वो आयंस की कंसंट्रेशन भी सेम हो, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम हो, तो वो हमारे पास जो है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। अब हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है वो क्या है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। पहले हम बात करेंगे किसकी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, ठीक है, एज कंपेयर टू सम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, के हमारी बॉडी का कोई सॉल्यूशन है उसके कंपैरिजन में हम जो है वो एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। द सॉल्यूशंस व्हिच हैव लेस आयंस एंड इट हैव लेस ऑस्मोटिक प्रेशर। ऊपर हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन में बात की कि जो है वो आयंस कंसंट्रेशन सेम हो और सेम ही ऑस्मोटिक प्रेशर हो, तो वो क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब नीचे हमारे पास एक केस है जिसमें जो है वो आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो लेस हो गई है, ठीक है। द सॉल्यूशंस व्हिच हैव लेस आयंस, तो आयंस जो है वो लेस होंगे और ऑस्मोटिक प्रेशर भी जो है वो लेस होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर हमने क्या कहा था कि जो वाटर की मूवमेंट को अपोज करे वो फोर्स, वो हमारे पास क्या है, द प्रेशर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, कि ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने का जो प्रेशर है उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो अब जिसमें जो है वो लेस आयंस होंगे, लेस आयंस का क्या मतलब है कि लेस सोल्यूट, ठीक है, तो लेस सोल्यूट का क्या मतलब है, ग्रेटर सॉल्वेंट या हायर जो है वो वाटर कंसंट्रेशन। तो जब सोल्यूट्स कम होंगे, लेस आयंस होंगे। अब जिस सॉल्यूशन में आयंस लेस है, यहाँ पे मजे की बात सुनिए कि जिस सॉल्यूशन में आयंस लेस हैं तो उस सॉल्यूशन में जो है वो क्या होगा, वाटर जो है वो ज्यादा होगा। तो इसमें जो है वो वाटर यहाँ से मूव करके दूसरे सॉल्यूशन में जा सकता है जहाँ पे सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इट मीन्स कि इसमें जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो लेस है। देन इट्स कंपैरेटिव सॉल्यूशन, ऑब्वियसली कोई ना कोई कंपैरेटिव सॉल्यूशन अगर हम बॉडी में इंजेस्ट कर रहे हैं तो बॉडी फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो है वो एक और डेफिनेशन हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो एक तो डेफिनेशन हमने क्या देखी कि आयंस कम है और अल्टीमेटली जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर भी जो है वो कम है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अदरवाइज जो है वो दूसरी डेफिनेशन देखें तो सॉल्यूशन विद अ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर,
ठीक है, वही लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, तो लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन बॉडी फ्लूइड्स आर 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन और नॉर्मली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के, जिनमें जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इसकी जो है वो चीजें देखते हैं कि इनमें जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ग्रेटर होता है। ठीक है, उसी का ऑपोजिट उसमें हमने देखा था कि कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो लेस होता है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर। ठीक है, देन इट्स कंपैरेटिव सॉल्यूशन के, कोई भी कंपैरेटिव सॉल्यूशन। यहाँ फिर उसी तरह से जो है वो दूसरी डेफिनेशन की देखें तो सॉल्यूशन जिनमें जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, ऊपर हमने कहा ना कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर, तो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ज्यादा और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज्यादा। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ज्यादा तो इट मींस कि यहाँ पे जो है वो ऑस्मोसिस नहीं होगी, इसको जो है वो अपोज करेगा ऑस्मोसिस को, तो अल्टीमेटली जो है वो वहाँ यहाँ पे जो है वो वाटर की ट्रेवलिंग होगी, वाटर जो है वो यहाँ पे मूव करेगा जहाँ पे आयंस ज्यादा हैं। ठीक है, तो वाटर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ से मूव आउट नहीं करेंगे, इसकी तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है वो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है। तो ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर देन बॉडी फ्लूइड्स आर 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन आर टर्म्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, यहाँ तक जो है वो ओके, दोनों सॉल्यूशंस की हमने डेफिनेशन देखी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होते हैं और हाइपरटोनिक क्या होते हैं। अब आगे उनकी जो है वो थोड़ी सी डिटेल बता रहा है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अब हाइपोटोनिक क्या था, जिसमें आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो कम थी, जिसमें क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम था, तो क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एडेड टू बॉडी सिस्टम विल लूज वाटर। अब इसमें जो है वो आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज्ड है, तो ये किसी ऐसे सॉल्यूशन में जाएगा जहाँ पे आयंस जो हैं वो ज्यादा होंगे। ठीक है, किसी ऐसे कंपैरेटिव सॉल्यूशन में जाएगा जहाँ पे आयंस ज्यादा होंगे, तो जहाँ पे आयंस ज्यादा होंगे तो इट मींस कि वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कम होंगे, तो अल्टीमेटली ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनको डोनेट करेगा, या यहाँ से जो है वो ऑस्मोसिस होगी, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ से ट्रेवल करके दूसरे जो है वो सॉल्यूशन में जाएंगे। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को जब हम किसी बॉडी में ऐड करेंगे, बॉडी सिस्टम में, तो क्या करेगा, ये लूज वाटर एंड दिस वाटर विल बी अब्सॉर्ब बाय द बॉडी टिश्यूज के, जहाँ पे जो है वो बॉडी के किसी भी सेल में या बॉडी के डिफरेंट जो है वो इसमें सॉल्यूशंस में जो है वो जिसमें हमने ऐड किया है अपने इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को, तो वहाँ पे जाके जो है वो अपना वाटर जो है वो रिलीज करेगा और अल्टीमेटली जो है वो बॉडी टिश्यूज इस वाटर को अब्सॉर्ब करेंगे। इट में इंड्यूस हीमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अगर इस तरह का कोई केस होता है और हम जो है वो कोई ऐसा इंजेक्शन या कोई ऐसा जो है वो ड्रिप या ऐसा जो है वो कोई सोल्यूशन बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं जो हाइपोटोनिक है, जो 0.9% जो है वो नहीं है NaCl के अकॉर्डिंग, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब बॉडी में जाके क्या करेगा, ये सॉल्यूशन जो है वो अपना वाटर रिलीज करेगा बॉडी में, और बॉडी के जो टिश्यूज हैं वो उस वाटर को ऑब्जॉर्ब करेंगे, और अल्टीमेटली जब रेड ब्लड सेल्स उस वाटर को ऑब्जॉर्ब करेंगे तो वो उसकी हीमोलाइसिस करवा देंगे। ठीक है, लाइसिस होता है ब्रेक डाउन, और हीमोग्लोबिन से कि मतलब रेड ब्लड सेल्स, तो रेड ब्लड सेल्स की जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ कि हमारा जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वो किस तरह से बॉडी में डाइजेस्टर्स जो है वो क्रिएट कर सकता है, किसी भी किस्म के जो है वो इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो अल्टीमेटली जो है वो अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है वो ऐड करते हैं किसी भी बॉडी सॉल्यूशन में, ठीक है, बॉडी सिस्टम में, अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो है जिसमें हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज्यादा है, जिसमें आयंस जो हैं वो ज्यादा हैं। ठीक है, अब आयंस ज्यादा हैं तो इट मीन्स कि ये वाटर को अपनी तरफ खींचेगा अपनी जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एडेड टू बॉडी सिस्टम विल हैव अ टेंडेंसी टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम बॉडी टिश्यूज, तो बॉडी टिश्यूज में से जो है वो वाटर अपनी तरफ खींचेगा, अपने आप को जो है वो इक्विलिब्राइज करेगा, और अल्टीमेटली जो है वो बॉडी टिश्यूज को डैमेज पहुंचाएगा कि बॉडी टिश्यूज का जो वाटर लेवल है वो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इट कैन कॉज श्रिंकेज ऑफ बॉडी टिश्यूज, श्रिंकेज होता है कि उनका खुश्क हो जाना, और अल्टीमेटली जैसे ही आप किसी चीज में से जो है वो पानी निकाल लेते हो और वो एक दूसरे के साथ जो है वो ऐसे श्रिंक हो जाती है, जैसे मुट्ठी में जो है वो जैसे बंद हो जाती है, अपने मतलब जो है वो उसकी वाल्स जो है वो एक दूसरे के साथ आके कंट्रैक्ट कर जाएंगी क्योंकि उसमें जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं रहे अब, तो अल्टीमेटली जो है वो श्रिंकेज भी जो है वो सेल डेथ काज करवा सकती है। तो ये जो है वो इस तरह से हमारे पास जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है वो बॉडी के ओवरऑल सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसी की एप्लीकेशन है या इसी के जो है वो यूजेस देखें तो सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन फॉर एप्लीकेशन टू म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सॉल्यूशन फॉर ऑप्थेल्मिक यूज मस्ट बी मेड आइसोटोनिक,
विद टिश्यू फ्लूइड टू अवॉइड पेन एंड इरिटेशन। ठीक है, कि किसी भी किस्म का जो है वो वाटर ना तो रिलीज हो, ना ही वाटर जो है वो विदड्रॉ हो किसी जो है वो बॉडी टिश्यू से। तो इस तरह के हम जो है वो सोल्यूशन बनाएंगे, तो तभी जो है वो हम आइसोटोनिसिटी को अचीव कर सकते हैं। तो सोल्यूशन फॉर इंजेक्शन के जैसे हमारे पास जो है वो वाटर फॉर इंजेक्शन होता है, जिसमें हमने जो है वो इंजेक्शन को मिक्स करना होता है। ठीक है, फॉर एप्लीकेशन टू म्यूकस मेम्ब्रेन, के किसी भी जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन पे या मसल्स पे जो है वो हम उसको अप्लाई करने के लिए। और सोल्यूशन फॉर ऑप्थेल्मिक यूज, ऑप्थेल्मिक क्या होता है, आईज से रिलेटेड। ठीक है, तो आईज से रिलेटेड जो है वो जितने भी सॉल्यूशंस बने उनकी भी जो है वो आइसोटोनिसिटी अचीव करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज जो है वो पेन, इरिटेशन और अल्टीमेटली जो है वो वाटर रीअब्जॉर्प्शन, वाटर जो है वो विड्रॉ करना और वाटर जो है वो रिलीज करना, वो सारी चीजें जो है वो कॉम्प्लिकेशंस काज करवा सकती हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड आइसोटोनिसिटी मॉडिफायर्स आर डेक्सट्रोज एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl जैसे हमने देखा कि 0.9% NaCl, तो इसी तरह से हमारे पास जो है वो शुगर है, डेक्सट्रोज है, वो जो है वो दोनों मिल के हमारे पास जो है वो क्या कर रहे हैं, आइसोटोनिसिटी को अचीव करने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, और आइसोटोनिसिटी जो है वो अचीव हो जाएगी, तो उस आइसोटोनिसिटी को जो है वो अचीव करके तो अल्टीमेटली जो है वो हम अपने ड्रग्स बॉडी में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर 5। हाँ, यहाँ पे हमारे पास जो है वो कुछ एप्लीकेशंस रह गई हैं, वो हम देखते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस या आइसोटोनिसिटी की जो है वो फार्मेसी में क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर यूज्ड इन फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स एंड टिश्यू कल्चर। ठीक है, हमने जो है वो कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करना है और उसमें हमने जो है वो टिश्यू कल्चर करना है, तो उसमें हम आइसोटोनिसिटी के आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो यूज करते हैं। अब लेट्स सपोज आपने जो है वो डाइसेक्शन की, ठीक है, हमारे पास जो है वो जैसे FSC में होता है एंड देन जो है वो मेडिकल में होता है कि फ्रॉग की या रैबिट की या किसी भी एनिमल की जो है वो डाइसेक्शन की और उसके टिश्यूज हमने जो है वो सेपरेट आउट कर लिए, जिनमें हमने फर्दर जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन करनी है। लेट्स सपोज हमने जो है वो उसका हार्ट जो है वो सेपरेट आउट कर लिया, हमने उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन सेपरेट आउट कर ली, तो अल्टीमेटली उन सारे टिश्यूज को जो है वो अलाइव रखने के लिए, उनको इंटेग्रिटी उनकी मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि जब आप एक जो है वो डाइसेक्शन करते हो या आप जो है वो एक किलिंग करते हो किसी भी एनिमल की, तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास जो है वो उसके जो टिश्यूज हैं वो विद टाइम वो डेड होना शुरू हो जाएंगे। तो उन टिश्यूज को जो है वो बॉडी से सेपरेट आउट करके हम जो है वो उनको आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में रखते हैं डिप करके, ताकि उनकी इंटेग्रिटी, उनकी लाइफ जो है वो लाइफ स्पैन जो है वो इंक्रीज हो सके, और जैसे ही हमने कोई एक्सपेरिमेंट करना हो हम उन पे जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सके। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर यूज्ड टू बैलेंस द इलेक्ट्रोलाइट, कि हमारी बॉडी में जो है वो डायरिया की कंडीशन में, वॉमिटिंग की कंडीशन में जो है वो जैसे कहते हैं कि जी पानी की कमी हो गई है, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो गए हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेफिशिएंसी हो गई है, कमी हो गई है, तो उन इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है वो मीट करने के लिए हम जो है वो ड्रिप्स का इस्तेमाल करते हैं। और हमारी वो ड्रिप्स जो हैं वो लाइक ग्लूकोज की ड्रिप, या फिर हमारे पास जो है वो ओवरऑल जो है वो वाटर शॉर्टेज को कवर करने के लिए हमारे पास जो ड्रिप्स यूज होती हैं वो आइसोटोनिक होती हैं। ठीक है, और होनी भी चाहिए। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर यूज्ड टू मेंटेन द फिजियोलॉजिकल कंडीशन, कि ओवरऑल बॉडी की जो फिजियोलॉजी है उसको मेंटेन करने के लिए जो है वो सॉल्यूशन यूज होते हैं। फॉर मेडिकल पर्पस आइसोटोनिक सॉल्यूशन नॉर्मल सलाइन इज यूज्ड टू फ्लश वाउंड्स। आपने अक्सर जो है वो फार्मेसीज पे देखा होगा या सुना होगा ये वर्ड के नॉर्मल सलाइन जो है वो यूज होता है। अब नॉर्मल सलाइन जो है वो 0.9% सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये जो है वो जख्मों की सफाई के लिए जो है वो यूज होता है। तो अल्टीमेटली जख्मों की सफाई के लिए अब लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो कोई ओपन वाउंड है और उस पर जो है वो हम नॉर्मल जो है वो कोई भी चीज़ लगाना शुरू कर देते हैं, तो वो हमारी बॉडी के जो इनर टिश्यूज हैं जो उस जख्म की वजह से एक्सपोज हो रहे हैं, उसके साथ हमारा जो है वो ट्रीटमेंट या हमारा जो है वो सोल्यूशन वो आइसोटोनिक ना हो, तो वो जो है वो कॉम्प्लिकेशंस काज कर सकता है। तो अल्टीमेटली आइसोटोनिक सोल्यूशन जो है वो हम जिसको हम नॉर्मल सलाइन भी कहते हैं उसको जो है वो हम वाउंड्स के लिए यूज कर सकते हैं। नॉर्मल सलाइन इज आल्सो यूज्ड फॉर IV प्रिपरेशन हु कैन नॉट टेक फ्लूइड्स ओरली। ठीक है, ये हमारे पास होती है TPN, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। हम जो है उसमें जो है वो आइसोटोनिसिटी अचीव करना बहुत जरूरी होती है। या फिर अगर हम जो है वो कोई ड्रिप लगा रहे हैं कि कोई पेशेंट जो है वो नहीं कुछ भी खा रहा, तो उसको ग्लूकोज की ड्रिप लगा देते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो है वो वाटर डेफिशिएंसी को अचीव करने के, उसको रिमूव करने के लिए, वाटर डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए हमारे पास जितने भी नॉर्मल सलाइन जो है वो IV रूट से यूज होते हैं, इंट्रावेस्कुलर रूट से यूज होते हैं, वो हमारे पास आइसोटोनिक होने चाहिए। ठीक है, सलाइन इज आल्सो यूज्ड फॉर नेजल वॉशेस टू रिलीव सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड, के हमारे पास जो है नॉर्मल सलाइन की ही बात कर रहा है कि नॉर्मल सलाइन जो आइसोटोनिक होता है 0.9% NaCl का सोल्यूशन होता है, वो हमारे पास नेजल वॉशेस के लिए भी यूज होता है। कि लेट्स सपोज हमने जो है वो विंटर्स में काफ़ी जो है वो केसेस देखते हैं कॉमन कोल्ड के, फ्लू के, तो हमारी जो है वो इसमें हमारे पास जो है वो नाक का बंद हो जाना और इस तरह से जो है वो उसमें फ्लू वगैरह की कंडीशन। ठीक है, तो अल्टीमेटली उसके लिए जो है वो
जैसे हम जो है वो अपने गले के लिए गरारे करते हैं, गार्गल्स करते हैं, तो इसी तरह से जो है वो नेजल वाशेस, ठीक है, नाक में जो है वो पानी डाल के और उसको जो है वो साफ करते हैं। तो बजाय इसके कि हम जो है वो उसमें नॉर्मल जो है वो वाटर यूज करें या टैप वाटर यूज करें, तो उसके लिए हम जो है वो सलाइन यूज करते हैं, ठीक है। तो सलाइन जो है वो आइसोटोनिक होता है, उसका जो है वो आइसोटोनिसिटी जो है वो बॉडी फ्लूइड्स के कंपैटिबल है, तो इसलिए जो है वो किसी भी किस्म की जो है वो फ्यूचर में जो है वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। तो अल्टीमेटली जो है वो आइसोटोनिक सोल्यूशन जो है वो किस तरह से हमारी बॉडी में हेल्प आउट करते हैं, वो चीज़ जो है वो हमने यहाँ पे देखी, ठीक है। तो इसी के साथ जो है वो हम अपना चैप्टर 5 को एंड करते हैं और अल्टीमेटली जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं चैप्टर 6 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।